3 ऐसे रीज़न जिनको देख के लगता है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रेसी का हेलीकॉप्टर खुद से क्रैश नहीं हुआ था बल्कि उसको करवाया गया था। रीज़न नंबर 1, इब्राहिम रेसी के सिक्योरिटी चीफ का एक दिन पहले का रूटीन। एक दिन पहले वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और 18 मई को इब्राहिम रेसी के सिक्योरिटी चीफ, जिनका नाम होता है मेहदी मौसवी, वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं और अपने पेरेंट्स के पास जाके बैठ जाते हैं। 10 मिनट बात करते हैं और फिर वो उठकर चले जाते हैं। वो घूम के फिर वापस आते हैं और इस बार 15 मिनट तक बैठते हैं। उसके बाद वापस चले जाते हैं अपनी गाड़ी में बैठ के। दूर जाकर वो वापस अपनी गाड़ी को घुमा के लेके आते हैं और अपने पेरेंट्स के पास फिर से आते हैं तीसरी बार। इस बार वो 25 मिनट ठहरते हैं और जाने से पहले अपने पेरेंट्स के पैर छूते हैं, उनके फोरहेड पे किस करते हैं और उन्हें बाय बोलते हैं, उन्हें अलविदा कहते हैं। और इसके बाद उनके पेरेंट्स का बयान सामने आया है, उनके पिताजी का बयान सामने आया है, मेहदी मौसवी के फादर का, कि उस टाइम पे दे न्यू, उस मोमेंट पे दे न्यू कि देयर सन वुड नेवर कम बैक। उनको ये पता था कि उनका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। ये सिक्योरिटी चीफ के पेरेंट्स का बयान है। यानी कि क्या मेहदी मौसवी को एक दिन पहले से ही पता था कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रेसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला है और उस क्रैश में वो खुद भी मरने वाला है, क्योंकि मेहदी मौसवी वो उस हेलीकॉप्टर में सवार था जो क्रैश हुआ। अब आते हैं दूसरे रीजन पे, ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ कैसे। देखिए 3 हेलीकॉप्टर थे, बीच वाले में इब्राहिम रेसी, उनके विदेश मंत्री और बाकी लोग थे। एक हेलीकॉप्टर आगे, एक हेलीकॉप्टर पीछे, सिंपल। उस वक्त धुंध बहुत थी और बादल बहुत थे उस इलाके में। तो जो इब्राहिम रेसी के हेलीकॉप्टर का पायलट था, उसने अपने 2 को पायलट्स, यानी जो आगे वाले हेलीकॉप्टर का पायलट और पीछे वाले हेलीकॉप्टर का पायलट, उन दोनों को कहा कि सुनो, यहाँ पे धुंध बहुत है, एक काम करो, तुम बादलों से ऊपर उड़ जाओ और मैं तुम्हारे पीछे आता हूं ताकि हमारी विजिबिलिटी इंप्रूव हो सके। ये उसका लॉजिक था। उसके कहने पर 2 पायलट्स तो ऊपर निकल गए, लेकिन वो तीसरा हेलीकॉप्टर जिसमें इब्राहिम रेसी था, वो हेलीकॉप्टर कभी वापस आ ही नहीं पाया और वो फिर बाद में मिसिंग हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि उस हेलीकॉप्टर का ट्रांसपॉन्डर वो ऑफ था। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ट्रांसपॉन्डर ऑफ था और ताकि एनिमीज ये डिटेक्ट ना कर पाएं कि उनका हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ रहा है, इसलिए वो ट्रांसपॉन्डर ऑफ था और उसी की वजह से इब्राहिम रेसी करीब 15 घंटे तक, 12 घंटे तक वो मिसिंग रहे। ये बड़ी अजीब बात है कि उस पायलट ने बाकी 2 लोगों को बोला कि तुम ऊपर उड़ जाओ और उसी वक्त वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और वो किसी को मिला भी नहीं। अब आते हैं तीसरे रीजन पे। इस क्रैश के बाद ईरान की मिलिट्री 2 बार इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है कि ये क्रैश हुआ कैसे, और दोनों बार ईरान की मिलिट्री ने ये साफ साफ कहा है कि देखिए इसमें कोई फाउल प्ले नहीं था, ये तो एक रेगुलर, एक आम क्रैश था। उनकी किस्मत बेकार थी कि वो मर गए, इसमें किसी बाहरी ताकत का कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं था, कोई बाहर से अटैक नहीं हुआ था। अब ये ईरान वो ईरान है जहां पे अगर एक पानी की पाइपलाइन भी फट जाती है तो उसके लिए तुरंत से बिना कोई इन्वेस्टिगेशन, बिना कोई सोचे, ये इजराइल, यूएस को ब्लेम कर देते हैं। यहाँ पे इब्राहिम रेसी जैसे बड़े नेता मर जाते हैं और यहाँ वो बोलते हैं कोई फाउल प्ले नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट, डेफिनेटली समथिंग इज फिशी। यार ये तो बात हो गई कि समथिंग इज फिशी, किसी ने मरवाया होगा, बट किसने, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इसमें भी 2 लोगों का नाम सामने आता है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वो 2 लोगों ने ही मरवाया, ये सब एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन थ्योरी तो है क्योंकि हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है और जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक कंस्पिरेसी उड़ती रहेगी। तो ये करवाया किसने, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसमें 2 नाम आते हैं। एक तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी, उनके पास एम्बिशन भी है और इसको पुल ऑफ करने के लिए रिसोर्सेज भी हैं, इन्फ्लुएंस भी है। अयतुल्ला खामेनी आखिर क्यों इब्राहिम रेसी को मरवाएंगे, उन्होंने ही तो उनको राष्ट्रपति बनवाया था। उसके पीछे भी कई सारे रीजन दिए जा रहे हैं। नंबर 1 कि वो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी से खुश नहीं थे। इन्फ्लेशन काफ़ी बड़ी हुई थी, उन्होंने 4 मिलियन नए घर बनाने का वादा किया था जो पूरा कभी नहीं हुआ। इसके साथ साथ वो फॉरेन पॉलिसी से भी बिल्कुल खुश नहीं थे, इसलिए विदेश मंत्री भी उस हेलीकॉप्टर क्रैश में अलविदा बोल के चले गए।
विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में भी उनका एक प्रॉमिस था कि वो न्यूक्लियर डील को रिवाइव करेंगे, जो कि यूएसए के साथ हुई थी और ट्रंप ने उससे विड्रॉ कर लिया था, लेकिन वो कभी रिवाइव नहीं हो पाई। तो वो उनका एक बहुत बड़ा फेलियर था, इसलिए वो उससे खुश नहीं थे। और तीसरा रीज़न ये कि सोशल इंस्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई थी इब्राहिम रईसी के आने के बाद, बिकॉज वहाँ पे हर दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। महसा अमीनी का आपको प्रोटेस्ट पता होगा, जहाँ पे एक लेडी को मार दिया गया बिकॉज वो हिजाब नहीं पहने हुई थी। उसके बाद एंटी हिजाब मूवमेंट शुरू हुआ, बहुत ही इंस्टेबिलिटी का माहौल ईरान में पैदा हो गया। उसके लिए भी दोषी करार दिया गया इब्राहिम रईसी को। तो इस वजह से अयतुल्लाह खामेनी शायद उनसे खुश नहीं थे और शायद उन्होंने फिर ये प्लान करवाया। दूसरा नाम जो आता है वो आता है उन्हीं के बेटे, अयतुल्लाह खामेनी के बेटे मोज्तबा खामेनी का। अब मोज्तबा खामेनी एक पावरफुल इंसान भी हैं और इसके साथ साथ वो एम्बिशियस भी हैं, वो सुप्रीम लीडर के बेटे हैं। लेकिन ये बहुत पहले से ही कहा जा रहा था कि अगला सुप्रीम लीडर उनको ना बना के बल्कि इब्राहिम रईसी को ही बनाया जाएगा। इब्राहिम रईसी वो क्लरिक है, वो पावरफुल है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है और वो एक बड़े जाने माने नाम है। तो उन्हीं को नेक्स्ट सुप्रीम लीडर बनाया जाने वाला था, जिससे शायद मोज्तबा खामेनी खुश नहीं थे। ये कहा जाता है कि इब्राहिम रईसी को राष्ट्रपति बनाने में भी मोज्तबा का ही बड़ा हाथ था, बिकॉज ही वांटेड इब्राहिम रईसी अपने आप को एक्सपोज कर ले, उनकी खराब पॉलिसी एक्सपोज हो जाए और वो अगले सुप्रीम लीडर बनने की रेस से बाहर हो जाए और मोज्तबा का रास्ता साफ हो जाए। इसलिए इन दो लोगों का नाम इस थ्योरी में सामने आता है कि इन दो लोगों ने शायद, हो सकता है कि उनको मरवा दिया हो। तो आपको क्या लगता है, क्या इस थ्योरी में कोई दम है या सिर्फ ये एक स्पेकुलेशन है, र्यूमर है? कमेंट्स में जवाब दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।